कोचा बोला ना एवरेज कितना कितना कमा लेते हैं दंगल में? जो बड़े पहलवान है ना आज के दिन, हाँ, वो तो साल में मेरे ख्याल से मिनिमम 50 लाख तो कमा लेते हैं। 50 लाख दंगल से? 50 लाख कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी कमा लेते हैं। ज्यादा भी कमा लेते भैंस भी मिलती है उनको लाख लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की। अच्छा, स्कूटर मोटरसाइकिल भी मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है, ट्रैक्टर भी मिलते हैं। जो कॉलीफ्लावर ईयर होता है रेसलर्स का, ऑलमोस्ट हर रेसलर के तो होता ही है कि किसी का कान ऐसा दिखता है तो समझ जाना चाहिए आपको कि पंगा नहीं लेना। उनके घर में शादी थी तो हम तकरीबन 10-15 पहलवान थे। तो एक छोटा बच्चा होगा उस टाइम पे 7-8 साल का, हाँ, अपनी मम्मी के साथ। तो वो दूसरा में मम्मी से, मम्मी इन अंकल के कान को क्या हो गया? कहती बेटा इनको कोई बीमारी लगे आप इधर आ जाओ। अभी देख रहा हूँ गर्मियों में जो लोग एसी चला के सोते हैं ना आपसे, उस टाइम पे तो हमारे जो बच्चे हैं 4-4:30 बजे पहाड़ी पे दौड़ लगाते हैं, यहाँ पे पसीना पसीना होते हैं। तो ये चीज़ किसको पसंद आएगी? उनको तो वो पसंद आएगी ना, 7 बजे उठो, 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करो, ब्रेड जैम लगा के। आज से 20 साल पहले हम सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि बस पहुंच जाओ। ओलंपिक हम लोग कहते थे, वो हमारा सपना ही नहीं था। वो कब से हुआ? जब से सुशील कुमार ने मेडल जीता, किसी योगेश्वर ने मेडल जीता, साक्षी ने मेडल जीता, प्रजीव ने मेडल जीता, रवि ने मेडल जीता। हम भी तो आप लोगों के बीच में से निकल गए। जब हम वो आपके बच्चे से कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, तो आप लोग क्यों? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइट टॉक विद मोजे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे हनुमान अखाड़ा के ऊपर, और उस वीडियो को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला आप सबकी तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना और जो मैंने वीडियो शूट की थी उस दौरान वो भी डाला जाए आप सबके लिए। और उसी दौरान मेरी बात हुई थी मिस्टर सुजीत मान जी से। सुजीत मान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है इंडियन रेसलिंग के लिए। उन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 2003 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में उन्होंने 4 मेडल हासिल किए हैं और 2002 में उनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुजीत मान ने बहुत सारे चैंपियंस को ट्रेन किया है, इंक्लूडिंग बजरंग पुनिया, और 2022 में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इंडिया में कोचिंग के लिए हाईएस्ट अवार्ड है। और इस इंटरव्यू में, एक्चुअली मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहूँगा, ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी मोटिवेशन ली, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब भी बहुत कुछ सीखेंगे और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेंगे, क्योंकि हमने बात की है इस वीडियो में चैंपियनशिप मेंटालिटी की। एक रेसलर कितनी मेहनत करता है उस लेवल तक पहुँचने के लिए, और कैसे आफ्टर सो मेनी ईयर्स इंडियन रेसलिंग की इमेज बदली है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं फिर से आऊँगा ऐसे एक वीडियो के साथ। तो अब विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। जी कोच साहब, जैसे कि मैं पूछ रहा था जी कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ 100 बच्चे आते हैं, ट्रेन करते हैं, 4 घंटे वो भी ट्रेन कर रहे हैं, सेम डाइट वो भी फॉलो कर रहे हैं, सेम रूटीन, सेम रेस्ट, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सारे चैंपियंस को ट्रेन किया है, आप खुद भी चैंपियन रह चुके हैं, तो इन चैंपियंस में क्या अलग होता है इन बाकी बच्चों में से? जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जी, चाहे मैंने एज ए प्लेयर फील किया हो जी, या एज ए कोच, ये मैं देखता हूँ। जी, अगर हम किसी बच्चे को ये कहते हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, एक हमारे चैंपियन है जी, उनको मैंने बोल दिया कि 100 उठक बैठक लगाने आपने। वो क्या करता, कई बार मैं काउंटिंग करता था जैसे कराते हैं, कभी भी ऐसा हो गया एक आदमी भूल गया, आगे पीछे हो गया, 99 हो गया, मैंने वो 100 बोल दिया। उसकी आदत थी हमेशा 2-4 उससे ज़्यादा लगा। 100 की 99 कभी नहीं होगी उसकी। अगर गलती से मैंने कर भी दी तो वो खुद लगाता, बता देता था जी नहीं इतनी हुई है, 2-4-5 ऊपर ही लगाता है। तो ये जो एक चीज़ है ना कि आप स्टूडेंट को, प्लेयर को आप जो एक टास्क देते हो वो उसको कमी ना छोड़ें, क्योंकि कोई भी कोच जब फील करता है उसकी बॉडी को देख के, उसकी एक्टिविटी देख के कि अब इसमें कितनी थकान होगी या कितनी एक्सरसाइज ये कर सकता है, कितना लोड ये ले सकता है, कोच को पता लग जाता है उसको। तो जब हम उसको कोई टास्क देते हैं, कोई टारगेट देते हैं, उससे अगर पहले रुकता है जी, तो वो ठीक नहीं रहता। जो उसको चैंपियन जो होते हैं उसको क्रॉस करके ही रुकते हैं, फिनिशिंग लाइन से पहले नहीं रुकते, वो स्लो नहीं होते हैं। तो ये मेंटालिटी जो होती है, सोच होती है जो एक। अब उसके साथ साथ वही मैंने आपको बताया था उसकी सोच क्या है। खाली यही नहीं है कि वो मेहनत में ही नहीं,
वो डाइट भी है, रेस्ट भी है, खाली मेहनत भी नहीं है, गेम नहीं है सारा। नहीं तो लग रहा क्या है, खेत में किसान भी सुबह लेके फावड़ा लेके लग जाता है, शाम तक खोता रहता है। और लेकिन आपने बाहर देखा होगा, यहाँ मिट्टी का अखाड़ा है, ये भी हमारी एक एक्सरसाइज है, जहाँ हम अखाड़े खोते हैं। तो लेकिन क्या है, जो हमारा जो फावड़ा होता है वो हैवी होता है, हम उसको उठाते हैं, मारते हैं, कंधों में ताकत आती है, मतलब एडी से लेकर चोटी तक की पूरी पावर लगती है उसको हम वो मैच घुमा के, पट्टा घुमा के उसको मतलब क्या बोलेंगे, उसको कठोर भी कर लेते हैं, मतलब पट भी कर लेते हैं उसको, अगर उसमें फिर उसको खुदाई कर वो ज़्यादा पावर लगेगी। वहाँ पे किसान क्या करता है, हल्का सा होता है, क्योंकि उसने तो पूरे लंबे टाइम काम करना है ना। हमारी कुश्ती तो 6 मिनट की है, या दंगल में कोई कुश्ती होती है 20 मिनट होती है, 25 मिनट होती है, 15 मिनट होती है, हमें पूरे दिन भर तो काम नहीं करना। तो वही चीज़ है कि हमें मेहनत भी उसी तरीके की करनी पड़ेगी ना, जो हमने मैट के ऊपर या अखाड़े में कुश्ती में जो मसल्स हमारी यूज होनी है, जो टेक्निक हमें लगानी है, उसमें कौन सी मसल्स यूज होंगी, उसकी क्या, उसमें जो स्ट्रेंथ आए, उसमें पावर आए, उसमें स्पीड आए, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज वो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, उसी के तरीके से करनी पड़ेगी। यानी कि सुबह से शुरू होता है, रिक्शा वाला शाम तक चलाता रहता है, उसके तो मसल्स नहीं निकलते ना। ये रेसलिंग जो है, एक मुझे ऐसा लगता है सभी गेमों का ना एक मिक्स है। हमें स्पीड भी चाहिए 100 मीटर स्प्रिंट की तरह, हमें भाई पावर भी चाहिए वेट लिफ्टर की तरह, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए जिमनास्ट की तरह, ठीक है ना। एक लॉन्ग रनर की तरह हमें लॉन्ग स्टेमिना भी चाहिए। तो हर तरीके की वो चीज़ चाहिए, खाली एक वो नहीं है। अगर भाई मेरे अंदर खाली स्पीड है तो, या मेरे अंदर पावर है स्पीड है नहीं, तो ये सभी गेम का एक मिक्सर है, इसमें सारी चीज़ें आपको चाहिए, सभी चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। और यही है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बाहर भी जाते हैं, बाहर कैंप भी लगाते हैं कई कंट्रियों में, रशियन में, अमेरिकन में और दूसरी कंट्रियों में, एशियन कंट्री में, कई जगह जाके हमने कैंप भी लगाया, दूसरे के लोगों की ट्रेनिंग भी देखी, दूसरों को ट्रेनिंग कराई भी है। तो हमारे जो रेसलर हैं वो अभी भी उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हाँ। और लेकिन रशियन क्या है, स्मार्ट वर्क करते हैं। अच्छा, हमारे जो पहलवान है वो 4-4 घंटे मेहनत करते हैं, वो 2-2 घंटे मेहनत करते हैं, 1.5 घंटा मेहनत करते हैं, पर लेकिन वो उस 1.5-2 घंटे में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। स्मार्ट वर्क में हम उनसे अभी भी पीछे हैं। ऐसे क्यों है लेकिन कि वो ज़्यादा टाइम से क्या कर रहे हैं? वही है कि कोई आदमी जल्दी रिसर्च कर लेता है, तो जल्दी लाइन पे आ जाता है, कोई उसको देख के बाद में रिसर्च करता है। पहले क्या था 80s में भी, उससे पहले भी महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे, जितने दिल्ली में होते थे उतने महाराष्ट्र में होते थे। अब वो लोग पीछे क्यों रह गए, वो सेम उसी पैटर्न पे चलते रहे। सुबह उठना है, ये करना है, एक बार हाथ रख दिया, 1000 मैंने डंड मारनी है, मैंने 1 घंटा जोर करने हैं, मैंने 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब 10 किलोमीटर, एक बंदा 10 किलोमीटर करेगा, एक किलोमीटर करेगा, 400 मीटर करेगा, तो स्पीड में फर्क आएगा। एक ने 10 मिनट जोर करने, एक ने 1 घंटा करने, स्पीड में फर्क आएगा। सेम ऐसे एक ने 1000 डंड लगानी, एक ने 100 लगानी, 50 लगानी। तो सालों से एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूटीन पर चलते आ रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रही। उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया नहीं। जो इधर नॉर्थ इंडिया वाले हैं, इन्होंने उस बाहर से कुछ सीखा है, ठीक है, कुछ कोच, कुछ सीनियर रेसलर वो गए वहाँ पे, उन्होंने देखा, बाहर के विदेशी कोच भी आए, उन्होंने आके यहाँ पे सिखाया है एक दूसरे को। जैसे अभी बात चल रही थी ना कि छोटे बच्चे जो हम बड़े की सेवा करते हैं, उनका काम करते हैं, ऐसे बड़े क्या करते हैं, छोटे को सिखाते हैं जो सीख के आए हैं बाहर। जरूरी नहीं कोई कोच ही सिखाए, वो बड़े जो सीनियर वो भी सिखाते हैं। ये जो कहते हैं, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत जरूरी है ना, कि सबको लेके चलना है आगे, सबको साथ में बढ़ाना है। उन लोगों ने पैटर्न चेंज नहीं किया, नॉर्थ इंडिया वालों, दिल्ली वालों, हरियाणा वालों ने चेंज कर लिया, वो उनसे ऊपर उठ गए, पर लेकिन उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाए, रशियन के, अमेरिकन के। अभी जो चल रहा है खेल में, बहुत सारी चीजें उसकी तरफ जा रही है, स्मार्ट वर्क की तरफ जा रही है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। और ये इसीलिए हुआ है कि आप जैसे आप और कोचेस जो हैं बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर से कुछ सीख के आते हैं और ये फिर आगे ये नॉलेज फॉरवर्ड करते हैं, इसी की वजह से आप कह रहे हैं ग्रोथ आ रही है, स्मार्ट वर्क। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कर रहा हूँ, बाकी और भी लोग हैं, दूसरे पहलवान भी है, वो भी अपने जूनियर पहलवानों को बताते हैं। सरकार भी कर रही है, बाहर एक्सपोजर के लिए बच्चों को भी भेजती है, ठीक है, बाहर से विदेशी कोच भी बुलाते हैं, तो सारा मिला जुला है।
आज से 20 साल पहले हमारी मेंटेलिटी कुछ और होती। हम सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कि बस पहुंच जाए ओलंपिक ओलंपिक्स तक करना पहुंच चाहते जाए। थे। हाँ हाँ वो हमारा सपना ही नहीं था, हाँ। वो हमारा टारगेट ही नहीं था। अच्छा, वो कब से हुआ? जब से सुशील कुमार ने मेडल जीता, मेडल जीता। जब से योगेश्वर ने मेडल जीता, साक्षी ने मेडल जीता, बजरंग ने मेडल जीता, रवि ने मेडल जीता, ओलंपिक लेवल पर दिखाया। अभी हम भी तो आप लोगों के बीच में से निकले हुए हैं। जब हम वहाँ वो चीज़ें कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? सुशील का जो मेडल आया था 2008 में, हकदार तो वो था 2004 में भी, पर लेकिन चलो उस टाइम पे नहीं आया। पर लेकिन जैसे उसका मेडल है ना, वो तो लोगों की सोच ही चेंज होगी। चेंज हो गई। जो पहले ये सोचता था कि मैंने ओलंपिक में बनना है, और वो सोचता है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतना है। जीतना है। हाँ जैसे अभी हम बात करें, मान लो नेशनल में, अब कोई दिल्ली का, हरियाणा का, रेलवे का पहलवान है, उसकी कुश्ती आती है केरला वाले से, तमिलनाडु वाले से, बंगाल वाले से, तो यार ये तो ऐसी पहले इमेज थी इंडियंस की वहाँ पे। अमेरिका वाले की, रसिया वाले की, ईरानी की कुश्ती आ गई, ओह क्या है, इंडिया वाला ऐसे ही है। और लेकिन अब जिसके ग्रुप में इंडिया वाला आता है ना, कुछ हमारी वेट कैटेगरीज है, स्पेशली जो लाइट वेट कैटेगरी है, उन पे वो सोचते हैं कि मेरे वेट में इंडिया वाला है, मेरे ग्रुप में इंडिया वाला है। तो ये एक जो सोच चेंज हुई है ना, तो ये उसका नतीजा। और उसको करने वाले कौन है? मैंने आपको नाम बताए थे, हमारे स्टार प्लेयर्स जो जिन्होंने वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल जीते। इनमें से आपके अंडर भी काफ़ी उन्हें ट्रेन किया है जैसे? हाँ, मैं पिछले 2004 में मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। 2006 में लास्ट में एक टूर्नामेंट खेला था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जी 7-8 में मैंने डिप्लोमा किया था NIS पटियाला से। जी जी। 8 से मैं फिर कोचिंग में आ गया था। ओके। तो 9-10 में मैं अंडर 17 का कोच था। अंडर 17। ओके। उसमें भी सभी अंडर 17 नेशनल टीम हाँ हाँ नेशनल टीम में बजरंग भी मेरे उसमें रहा है, बजरंग सत्यवर्त भी रहा है, अमित दहिया भी रहा है, तो काफ़ी सारे रहे। फिर उसके बाद जैसे सुशील था, योगेश्वर था, जी। ये पहले मेरे साथ वैसे जूनियर थे मेरे से, ओके जब 2004 ओलंपिक में गए। जी। और उससे पहले दूसरे जो टूर्नामेंट थे 2000 के आसपास ये टीम में आ गए थे, तो मैं इनसे सीनियर था, तो वैसे ही इकट्ठे रहते थे। फिर 2011 से मैं सीनियर टीम में आ गया एज ए कोच। तो फिर कोच का और एक प्लेयर का तब भी उनके साथ जुड़े रहे। तो 2011 से कंटिन्यू, बीच बीच में चलो कुछ ब्रेक होता रहा, पर अभी तक मैं नेशनल टीम का कोच हूँ। ऑल इंडिया रेलवे का भी कोच हूँ। और उसका तो जैसे हम बात कर रहे थे, मेन जो मुझे पता चल रहा है कि जो मेन फ़र्क है चैंपियंस का बाकियों से, वो मेंटालिटी का ही है। मेंटालिटी कि मतलब मुझे एक ज़्यादा करना है, चलो 2 ज़्यादा करना है, लेकिन जो टारगेट है वो मुझे करना ही करना है। कि आप उसको कोई टास्क देते हो, कोई टारगेट देते हो, वो सेम वही अभी मैं बताया, फिनिशिंग लाइन से पहले स्लो नहीं होते, स्लो नहीं होते, रुकते नहीं है। जी। और आप कहेंगे ये जो मेंटालिटी है ये सबसे ज़रूरी है सबसे जरूरी है, चैंपियनशिप बन के? सबसे जरूरी है। सबसे टैलेंट वालेंट से सबसे ऊपर ये आता है मेंटालिटी। हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकता है। अच्छा, हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकते हैं। अब हार्ड वर्क ये नहीं मैंने महीना कर ली, 6 महीने कर ली, साल कर ली, तो आपको दिखाना पड़ेगा। कम से कम आपको 5 साल 7 साल इसमें लगाने पड़ेंगे। हाँ। 1987 एंड में मैं आया था, पहला मेरा नेशनल अंडर 14 का 92 में स्टार्टिंग हुई है मेरी। तो 88, 89, 90, 91 में तो कहीं भी नहीं थे। और लेकिन वही करते ना लोग, 6 महीने करे, साल करे, 2 साल करे, नहीं कुछ नहीं हो रहा, चले आते हैं। आपको मेहनत भी करनी है, आपको संयम भी रखना है, खुद पे बिलीव भी होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। आप अगर डेली आप एक काम करते हो ना, आपकी विल पावर भी बढ़ती है, आपको अपने ऊपर विश्वास भी होता है कि मैं कर सकता हूँ। क्लास में पढ़ाई करोगे, होमवर्क करोगे, तभी तो आप एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इतने आ जाएंगे मेरे नंबर। हाँ हाँ हाँ, वही कहते हैं कि एक्शन रिमूव्स डाउट। मतलब आप जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आप ये कर सकते हैं। मैं खेलता था 100-120 वालों के साथ खेलता था, मेरा वजन होता था उस टाइम 70-72 के आसपास। कई बार पीछे मैंने वो वीडियो देखी अपनी, मुझे खुद डर लगता उसमें देख के, तो मार दिया मुझे जान से। और लेकिन उस टाइम महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि डेली हम वो चीज़ें करते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे। ये अखाड़े की बात करें आप, पुराने रेसलिंग, मड रेसलिंग जो होती थी, दंगल जो होती थी,
आज से 25 साल पहले की। मतलब 50 किलो का डिफरेंस। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ही, हमारे से पहले भी हुए हैं, बाद में भी हुए हैं, पर लेकिन अब मैं देखता हूँ खुद डर लगता है, नहीं यार तू ये क्या कर रहा है इसके नीचे, इतने भारी हो तो मार दे जान से। पर लेकिन उस टाइम वो चीज़ थी नहीं ना, मन में डर ही नहीं था। मुझे पता, मैं रोज ही करता हूँ वो काम। तो अब आपको ऊपर, आप और मैं 10 मंजिल के ऊपर बिल्डिंग में खड़े हो जाए, नीचे देखें डर लगेगा कि नहीं लगा। और लेकिन बाहर जो उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसको प्लास्टर करते हैं, वो लोग करते हैं क्योंकि वो करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने भाई उनके साथ कोई होगा, उनको कोई सिखाने वाला होगा, या उन्होंने पहले 4 मंजिल की बिल्डिंग करी होगी, 6 की करी होगी, 8 की करी होगी, 10 की करी होगी, तो उनका भी लेवल कॉन्फिडेंस विल पावर बढ़ती गई ना। बड़ी खूबसूरत बात है वैसे हमारे शरीर की, कि मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं हम। हाँ, एक चीज़ को अगर करते रहे बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। मैं एक्चुअली कोच साहब ये पूछना चाह रहा था, जो कॉलीफ्लावर ईयर होता है रेसलर्स का, कैबेज ईयर जी, ये ऑलमोस्ट हर रेसलर के तो होता ही है ये चीज़ ना। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर तो देखा है। शायद ही कोई बचता है, हाँ वो इसलिए बचता है जिसके ज़्यादा नरम होते हैं ना, हाँ वो बच जाता है। और कि किसी के कम ज़्यादा, किसी के ज़्यादा हार्ड होते, ज़्यादा हमारे से पहले जो थे रेसलर, उनके और ज़्यादा कॉलीफ्लावर हो जाते थे। अच्छा। हमारे तो ये जैसे बहुत कम है, हाँ उनको तो बिल्कुल मैंने ऐसे देखा हो है, जाते मैंने देखा है किसी के बिल्कुल ही बंद है। अभी जैसे एक हमारी स्टाइल चेंज होगी, गर्दन पे हम इतने ज़्यादा हाथ नहीं मारते, जो गर्दन पे हाथ मारते हैं तो कान पे भी लगते हैं। उससे हो रहा है। मिट्टी में पहले घुटना रख देते थे कान उस पे, गर्दन पे, तो कान पे भी लग जाता था। तो जो ये मसल, जो इसमें नसें होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, जी तो उसके अंदर ना पानी बढ़ जाता है, फिर उसको जहाँ दबाते हैं ना वो वहीं दब जाती है। तो वो चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई। एडगेयर भी आ रहे हैं अभी तो, पर लेकिन टॉप रेसलर जो है ना बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि वो कई बार ना नुकसान ज़्यादा दे जाता है, सामने वाली ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है उसके ऊपर, वैसे निकलने का चांस ज़्यादा। हाँ, तो कम पहनते हैं। तो अंदर इसमें कोई फर्क नहीं है, हम सुनते हैं सारा कुछ है, बाहर का जो शेप है ना खराब हो जाती है। और इसका यही कारण है, हाथ लगा, पैर लगा, घुटना लगा, तो उसी कारण। ये नहीं कि जान पूछ के कोई, ऐसे लोगों की सोच होती, धारणा होती है कि ऐसे हो जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हम अखाड़े से कोई पुराने जानने वाले थे गुरु जी के, उनके घर में शादी थी। अच्छा। तो वो जैसे इन्विटेशन देते हो तो बोला गुरु जी सभी बच्चों को लेके आना है। तो हम तकरीबन 10-15 पहलवान थे, हम लोग जा रहे थे। गुरु जी आगे आगे पीछे पीछे। जब एक 7 लोग अंदर घुसते हैं तो सभी की निगाहें जाते हैं, सारे लंबे तगड़े। तो एक छोटा बच्चा होगा उस टाइम पे 7-8 साल का होगा, अपनी मम्मी के साथ। तो वो पूछता मेरी मम्मी से कि मम्मी इन अंकल के कान को क्या हो गया। अब वो नॉर्मल लेडी, उसको पता नहीं था, कहती बेटा इनको कोई बीमारी लगे, आप इधर आ जाओ। ऐसे होता है, क्योंकि उनको पता नहीं था इस चीज़ का, तो उनको अजीब ही दिख रहे थे, अभी कोई बीमारी हो सकती है। कहती बेटा इनको कोई बीमारी लगी, आप इधर आ जाओ। ऐसे ही चलता है। नहीं ऐसे आई थिंक जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए, जैसे अगर आप कहीं बाहर किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से ये हो जाती है, अगर किसी का कान ऐसा दिखता है तो समझ जाना चाहिए आपको कि पंगा नहीं लेना। नहीं ऐसा नहीं है, देखो पहलवान बहुत शरीफ भी होते हैं। नहीं वैसे शरीफ होता है। देखो हर क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। पर एक्चुअली जो एथलीट्स होते हैं, मैं जैसे MMA बहुत फॉलो करता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सर्स वगैरह, शांत स्वभाव के होते हैं ज़्यादातर लोग शांत स्वभाव के होते हैं। मुझे क्योंकि लगता है कि जितना एग्रेशन होता है ना वो ट्रेनिंग पे निकल जाता है वो सारा। तो नॉर्मली आप उनसे मिलोगे तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और ऐसे जो लड़ाई वड़ाई भी बाहर होती है, ऐसे एथलीट्स बहुत कम मिलेंगे आपको जो इन्वॉल्व होंगे ऐसे चीज़ों में। उसमें जो होते हैं ना, वो एक हमारे ना कहावत है, अध कचरे, यानी कि जो पूरे पकते नहीं है ना, आधे कच्चे वो रह जाते हैं, वो बोलते हैं अध कचरे। यानी कि जो एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचे, उन्होंने जिन्हें साल 6 महीने करके छोड़ दिए, वो लोग ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं, क्योंकि शरीर में ताकत तो आ जाती है नॉर्मल आदमी से ज़्यादा। अब उसको सारी वही चाहिए, बहुत पढ़ा तो दिखाना है। और लेकिन जो जिसने अच्छा गेम किया है 5-7 साल, और ऐसे शायद बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं। कौन सा बोला ना, एवरेज कितना कमा लेते हैं दंगल में जो बड़े पहलवान है ना आज के दिन, नंबर 1 पे खेलने वाले मिट्टी में, वो तो साल में मेरे ख्याल से मिनिमम 50 लाख तो कमा लेते होंगे साल के। 50 लाख दंगल से। यस।
और 50 लाख जो कमा रहे हैं वो कितने दंगल खेल रहे होंगे एक साल में? वो उसमें से 50 दंगल खेले या 40 खेले या 30 खेले। हिंदुस्तान में स्पेशली पंजाब में, महाराष्ट्र में, जी। हरियाणा में लाख लाख 2-2 लाख के बहुत दंगल होते हैं। 50 लाख कमाएगा वो तो 10 लाख का तो खर्चा भी मांगेगा, मेहनत भी तो करनी है, लाइट भी तो खानी है, गाड़ी भी है, आना भी है, जाना भी है। ये मैं आपको जो अमाउंट बता रहा हूँ 50 लाख कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी कमा लेते हैं। ज़्यादा भी कमा लेते हैं। भैंस भी मिलती है उनको लाख लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की। अच्छा स्कूटर मोटरसाइकिल भी मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है, ट्रैक्टर भी मिलते हैं, अच्छा 5-5 लाख रुपए भी मिलते हैं, वन साइड भी मिलते हैं। आपकी मेरी कुश्ती होगी, आपका जो आपकी डिमांड आप मांगो, मेरी जो मैं मांगो, हारूंगा जीतूंगा जो होगा आपको मिलना ही मिलना है। ये लेकिन जो टॉप के रेसलर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो टॉप के जो टॉप के हैं उनको ज़्यादा, जो उसके बाद उनको कम ऐसे आता है। हाँ हाँ। और हायर वेट कैटेगरी जो होती है उनके ज्यादा पॉपुलर है, वो ज्यादा, क्योंकि दंगल जो होते हैं कई तरह के होते हैं। हाँ। वेट के हिसाब से, एज और वेट के हिसाब से भी होते हैं। अच्छा उनमें फिक्स होता है अमाउंट, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को ये। हाँ लेकिन जो ओपन होते हैं उसमें वेट नहीं होता जी। उसमें तो ये पहले के नंबर की कुश्ती 1 लाख की है, दूसरे नंबर की जो 51,000 की है, तीसरे नंबर के 31,000 की है, चौथे नंबर के 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, वो 21,000 के, 11,000 की है, 5,000 की है, ऐसे। उसमें 60 किलो का बंदा 100 किलो के बंदे के साथ भी खेल सकता अगर आपके अंदर दम है तो आप खेलो। अब वो तभी खेलेगा ना जब वो नीचे से खेलता आ रहा होगा 5-10 साल से, इतनी सीधा जाके खेलने लगेगा तो क्या करेगा, उसको उठा के पटक देगा, चोट भी लग सकती है और वो फायदा नहीं फिर। और उसका भी कोई क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, लाइक कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है दंगल के लिए? ओपन दंगल में नहीं होता कोई भी खेल, सबको पता होता है कौन किस लेवल का है। ये 1 नंबर के हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, अच्छा जैसे तगड़ा है जैसे कम, क्योंकि कई बार कुश्ती हो चुकी होती है जी, पता लग जाता है कौन जीत रहा कौन आ रहा है। तो अब मुझे पता है हम 3 लोग हैं जी, अब आप तो मेरे से तगड़े हो, हाँ। तो मैं 1 नंबर पे ना खेल के मैं तो 3 नंबर पे खेलूंगा। अब मैं 1 लाख की कुश्ती हारूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं 30,000 की 20,000 की खेल के वो जीत के वो ले लूं। और ये प्राइवेट मतलब ज्यादातर प्राइवेट ही होता है। 30 त्योहार पे होते हैं, हाँ किसी का बच्चा पैदा हो उस पे करा देता, जन्मदिन पे करा देता, किसी का मर गया उस पे करा देता, कोई हाँ सब पे होता है। किसी भी ओकेजन पे मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे होली पे, और मतलब टिकट लगती है लोगों को? और टिकट वाले यहाँ पे नहीं होते अभी, अब नहीं टिकट होते। वाले महाराष्ट्र वगैरह में तो होते थे, वहाँ पे भी अब नहीं, इतने नहीं होते। तो आपके जो ये करवा रहे हैं, दंगल करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, वो कैसे कमाते हैं? जो सामाजिक लोग हैं, जो गाँव के हैं, पंचायतें हैं, जहाँ पुराने दंगल होते आ रहे हैं किसी को उसमें, तो उसी पे कराते ही हैं। वो गांव के लोग इकट्ठा होके बाहर जो भी लोग मिल के सहयोग करके सामाजिक उसमें, अच्छा, या कहीं मंदिर गुरुद्वारा है तो वो उनके ऊपर जो चढ़ाव वगैरह आता है, जो डोनेशन आता है, तो उसमें से कराते हैं। उसमें से कराते हैं। अच्छा, और टिकट विकेट बिल्कुल नहीं लगते, तो जो आके फ्री में देखे दंगल? वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, हाँ हाँ, वो अपनी तरफ से पहलवानों को पैसे दे देते हैं। 100, 10, 50, 500, 1000, 2000 जो भी किसी को अच्छी लग रही है वो दे रहा है उसको। नहीं खैर चलो, ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट है रेसलर्स के लिए। तो अच्छा सपोर्ट है, पर लेकिन वो फिर उसको मिट्टी की तरफ ही खींचता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाता। अच्छा, ये फर्क कितना हो जाता है गेम में? उसके भी आप आपके दंगल के हिसाब पे जी, आपने कुश्ती जीती, आपको 5-10 हजार लाख 2 लाख जो भी मिले, आप लेके घर चले गए, कुछ नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साल भर लोग याद करें, पिछले साल ये पहलवान आया था वो जीत के गया था, अगली बार नहीं आता कोई दूसरा आ गया, कोई याद नहीं रखता। भी आपको जॉब तो नहीं मिल सकती ना। जी जी जी, आपको जॉब तो वो मिलेगी, आप नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देते हो, आप इंटरनेशनल परफॉर्म करते हो तो मेडल जीतते हो, तो आपको जॉब ऑफर होगी ना जी। आपकी जो आपको पूरा जो जीवन चलना है, तो आपको सैलरी के ऊपर चलना है या किसी बिजनेस में चलना है, खाली ये तो एक 5 साल का 10 साल का मैक्सिमम 15 साल का किसी का यही है। तो बाद में तो फिर हाथ पैर तो डिले होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैलेंस बनाना जरूरी है कि अखाड़े पे आप कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा लेकिन जो जिसका दिख जाता है, जैसे छोटे वेट होते हैं, मान लो 57 है, 65 है, उनको दंगल में इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो मैट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो लोग उसी तरफ ध्यान दे देते हैं फिर। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे लाइट वेट जो है ना वो अच्छे हैं, उन्हीं से हम उम्मीद करते हैं, उन्हीं में हमारे पहलवानों ने ज़्यादा मेडल जीते हैं कि वो फोकस करेंगे। हाँ, वर्ल्ड लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे उन्होंने मेडल जीते हैं।
क्योंकि उनकी मेहनत बढ़ती नहीं है दो जगह पे। और फर्क कितना होता है दोनों टेक्निक्स वाइज, अगर हम देखें तो दंगल में और फ्री स्टाइल रेसलिंग में कितना फर्क है? टेक्निक कुछ है जो आप दंगल में लगाते हैं गद्दे पे नहीं लगा सकते, जो गद्दे पे लगाते हैं दंगल में नहीं लगा सकते, कुछ है। हाँ वहाँ तो लंगोटा पकड़ के जांघें पकड़ के भी खेलते हैं, उससे दाव लगाते हैं। यहाँ चीज़ें वो नहीं है। स्पीड का फर्क है, मैट के ऊपर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, टाइमिंग कम होता है। कुश्ती का आपके पॉइंट सिस्टम होता है, वहाँ पे चितपट की होती है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपके पैर मिट्टी में धंसते भी हैं, आपको वो एक्सपीरियंस भी होना होता है। आपने जंगे भी पकड़ना है, उसको पकड़ कर कई कई देर तक नीचे भी रहते, कोई घुटना भी रखता है गर्दन पे, मैट पे वो चीज़ नहीं कर सकते। मतलब कुछ टेक्निक्स हैं 5-10% 20% जो आप यहाँ लगा सकते हो, वहाँ नहीं लगा सकते, वहाँ लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन जिसने दंगल की ट्रेनिंग की है उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग में एडवांटेज है। जैसे अगर आप खेल रहे किसी रशिया के साथ या कोई और कंट्री के साथ जिन्होंने दंगल कभी की नहीं है, तो हमारे लड़कों को जिन्होंने दंगल का थोड़ा बैकग्राउंड है उनको एडवांटेज होता है किसी चीज़ का फ्री स्टाइल रेसलिंग में? नहीं, क्या होता है कि वहाँ पे ना कुश्ती लंबी होती है मिट्टी में, हाँ, तो आपका जो स्टेमिना है ना लंबे टाइम तक, पर लेकिन उसमें वो स्पीड नहीं आती। यहाँ चाहिए आपको एक्सप्लोसिव, ज़्यादातर सारी एक्सप्लोसिव चाहिए आपको। जी, कि फ्री स्टाइल होता है आपका 3 मिनट, ग्रीको रोमन में वही होता है 3 मिनट 30 सेकंड रेस्ट, 3 मिनट, ठीक है। मिट्टी में एक टाइम दे देते हैं आपको 10 मिनट के, 15 मिनट के, आधा घंटे की, 2 घंटे की है, एक ही राउंड। हाँ चल रही है, चलते रहे। वो आदमी उसी, अब आपने मैराथन दौड़ना है 42 किलोमीटर, तो आप उसी हिसाब से दौड़ोगे। और अगर आपने 100 मीटर का 400 मीटर का दौड़ना है तो आपकी स्पीड भी उसी हिसाब से रहेगी। हाँ, उसमें बीच बीच में जब कोई टेक्निक लगा रहा है या किसी ने लगाना या किसी ने बचाव करना, तो उस टाइम के लिए तो आती है वो एक्सप्लोसिव मिट्टी में। पर लेकिन यहाँ मैट में तो पूरे टाइम है काम करती है। जी जी, जब आपने 400 मीटर ही दौड़ना है तो, जी। अगर आपने फिर लॉन्ग दौड़ना है तो आप उसी हिसाब से दौड़ोगे। दारा सिंह भी यहाँ से ट्रेन किए हुए हैं? हाँ, वो हमारे से काफी, मतलब बहुत पहले थे, आते रहते थे, हमारे सामने भी आते रहते थे कभी कभी, क्योंकि उस टाइम जैसे उनके तो बारे में इतना सुना है बचपन से। 1987 में जब रामायण शुरू होगी जी, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, तो कभी कभी जैसे दिल्ली की तरफ आते थे तो कभी कभी यहाँ पे भी आते थे। ओके। एज ए गेस्ट बहुत सारे दंगलों में भी हमें मिले हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में भी मिले हुए हैं। वो एक समय था जहाँ से वो फेमस होना, तो उधर चले गए। अब ये इतना हार्ड चीज़ है कि लोग पसंद नहीं करते। जिस टाइम पे अभी देखना गर्मियों में जब लोग एसी चला के सोते हैं ना, जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो हमारे जो बच्चे हैं 4-4:30 बजे पहाड़ी पे दौड़ लगाते हैं, यहाँ पे पसीना पसीना होते हैं। सर्दियों में जब हमारी रज़ाई थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती है ना 4 बजे, ठंडी हवा घुसती है ब्लैंकेट में, तो हमें ठंड लगती है। उस टाइम पे सारे पसीना पसीना हो रहे थे। तो ये चीज़ किसको पसंद आएगी? उनको तो वो पसंद आएगी ना, 7 बजे उठो, 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करो, ब्रेड जैम लगा के, वाइट कपड़े पहन के 10 बजे अपना क्रिकेट मैच शुरू करो, 3 बजे 4 बजे तक खत्म करके शाम को फिर आ जाओ। अब इसमें तो बंदा हारेगा, ठीक है, शरीर भी टूटेगा साथ में। चलो, थैंक यू सो मच कोच साहब, काफी लंबा टाइम हो गया। यस मैं भी आपके साथ बैठा रहेगा। हाँ, नहीं बात